हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नर्ड। आप सबका स्वागत है एक और हिंदी के लेक्चर में। इसका भाग एक हम पहले देख चुके हैं और ये भाग दो रहेगा। और इससे पहले क्रिया करने से पहले हम सर्वनाम देख चुके हैं, संज्ञा देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं और वो वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो के ऊपर आ सकते हैं और ये वीडियो देख सकते हैं आप। तो चलिए बिना किसी देरी के इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो मैंने आपको पहले भाग में बताया था क्रिया के 3 प्रकार होते हैं और समझाया भी था क्रिया क्या होती है। और जो क्रिया के 3 प्रकार होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं: कर्म के आधार पर क्रिया, प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया और काल के आधार पर क्रिया। और जैसे पहले भाग देखा था हमने, उसके अंदर हमने कर्म के आधार पर क्रिया को देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था 2 प्रकार के कर्म के आधार पर क्रिया होती है: अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के अंदर 2 फिर से भाग आते हैं, क्योंकि ये कर्म के साथ होती है क्रिया। इसमें या फिर एक कर्म होगा या फिर 2 कर्म होंगे, जिसको हम द्विकर्मक या फिर बहुकर्मक क्रिया भी कहते हैं। तो ये हमने भाग 1 में देख लिया था। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इस वाले भाग के अंदर हम देखेंगे प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया और काल के आधार पर क्रिया। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर कुल 8 प्रकार की क्रिया होती है प्रयोग और रचना के आधार पर। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, फिर है पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया और अंतिम है सहायक क्रिया। तो हम एक एक करके देख लेते हैं ये सामान्य क्रिया है या फिर संयुक्त क्रिया या फिर और क्रियाएं ये क्या क्या होती हैं। तो पहली है सामान्य क्रिया। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, सामान्य क्रिया जो इसके अंदर वाक्य होते हैं वो बिल्कुल सामान्य स्थिति का बोध कराते हैं। जैसा कि आप परिभाषा से समझ सकते हैं, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सामान्य स्थिति का बोध कराए, सामान्य क्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर, मोहन पुस्तक पढ़ता है, सोहन क्रिकेट खेलता है। ये बिल्कुल सामान्य स्थिति का बोध करा रहे हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो बात की जा रही है वो भूतकाल में की जा रही है या फिर भविष्य काल में की जा रही है। बिल्कुल सामान्य ये आपके वाक्य रहेंगे, सामान्य वाक्य रहेंगे, सामान्य क्रिया होती हैं। और फिर है जैसे कि विजय गाय चराता है, विजय गाय चराता है, चराता है। फिर है अनिल अखबार पढ़ता है। तो इस प्रकार से सामान्य क्रियाएं में कुछ आपको दिक्कत नहीं आने वाली। सामान्य क्रिया सामान्य स्थिति का बोध कराती है। फिर है संयुक्त क्रिया। जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है संयुक्त, इसके अंदर 2 क्रियाएं एक साथ होंगी। जैसे कि परिभाषा भी कहती है, जब किसी वाक्य में 2 भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हों तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं या फिर वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। 2 भिन्नार्थक क्रिया, उदाहरण के तौर पर देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। रवि ने पुस्तक पढ़ ली है। देखिए, पढ़ना एक क्रिया होती है और ये लेना भी क्रिया। जब ली, ये जो आपको ली दिख रहा है ये मूल धातु है, अगर इसमें आप ना जोड़ देंगे तो क्रिया बन जाएगी। तो 2 भिन्नार्थक क्रियाएं इसके अंदर मिल रही हैं, तो पढ़ना भी क्रिया होता है और ये जो ली है ये भी क्रिया है। 2 भिन्नार्थक क्रिया जुड़ रही हैं तो ये संयुक्त क्रिया कहलाएगी। उदाहरण के तौर पर दूसरा वाक्य देखिए, कृष्ण ने राधा को देख लिया। देखना और लेना 2 क्रियाएं हैं, तो देख लिया यानी संयुक्त क्रिया। अजय खाना खा चुका है। खाना और चुकना 2 क्रियाएं यहाँ पर सम्मिलित हैं, तो इस प्रकार से ये संयुक्त क्रिया होगी। ऐसे ही जो अंतिम वाक्य है, वह पत्र लिखने के बाद गया। उसने लिखा और गया, यानी लिखना और जाना दो क्रियाएं यहाँ पर दिख रही हैं, तो ये संयुक्त क्रिया कहलाएगी। फिर है प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, कुछ आप जो क्रियाएं होती हैं आपको नाम से आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब प्रेरणा, कोई व्यक्ति किसी को प्रेरणा देता है कुछ काम करने के लिए। जैसे कि परिभाषा देखिए, जब किसी वाक्य में कर्ता, यहाँ पर एक कर्ता आएगा, एक लिखने में टाइपिंग मिस्टेक है, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर, सीमा रीमा से खाना पकवाती है। किसी और से काम करवाया जा रहा है यहाँ पे।
मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। ऐसे ही हरीश अजय से कपड़े धुलवाता है। अंकित अंकित विजय से कपड़े सुखवाता है। आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर एक जो वाक्य में क्या क्या ये वाना वाना आपको दिखेगा बार बार। वाना करवाता है, लिखवाता है, धुलवाता है, तो आपको ये बार बार दिखेगा। तो जहाँ भी आपको ये दिखे बार बार वाना यानी करवाती है, जाती है, तो आप समझ जाइए प्रेरणार्थक क्रिया है। किसी और खुद करता है, इसमें खुद काम नहीं करता है, किसी और से काम करवाता है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर ज़रूर आपको उत्तर दूंगा, समझा सकता हूँ मैं आपको वहाँ भी। कोई आप बिना झिझक के आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको वहाँ पर समझा दूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हों, जो क्रिया पहले प्रयुक्त होती है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्या मतलब है इसका? बच्चा दूध पीकर सो गया। देखिए जो पूर्वकालिक क्रिया होगी ना, उसके अंदर एक शब्द का ध्यान रखिएगा। अब एक शब्द बार बार आएगा, कर या करके, ये बार बार आएगा इसके अंदर, तो इसका आपको ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पर बच्चा दूध पीकर सो गया, पीकर सो गया। रजनी खाना खाकर सो गई। वे हंसकर बोले, तुम बैठकर पढ़ते हो। देखिए कर कर आ रहा है बार बार, तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्वकालिक क्रिया के अंदर कर या करके शब्द जुड़े रहते हैं किसी भी मूल धातु के साथ, तो वो होती है पूर्वकालिक क्रिया। फिर आते हैं नाम धातु क्रिया के अंदर। देखिए संज्ञा क्या होती है? संज्ञा शब्द नामी होते हैं, है ना, किसी भी चीज़ के, भाव के, जाति के, व्यक्ति के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर नाम से समझ सकते हैं आप नाम धातु क्रिया। आप देखिए जो इसका परिभाषा है, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनी हो, वे क्रियाएं जो इन तीनों से बनी हों उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जिससे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अगर कोई क्रिया इन तीनों से बन रही है उसको नाम धातु क्रिया कहेंगे, क्योंकि संज्ञा अपने आप में नाम होती है, सर्वनाम वही होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, और विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो इनसे जितने भी शब्द बनेंगे वो सारे नाम धातु क्रिया होंगे। उदाहरण के तौर पर समझिए, देखिए शर्म, शर्म क्या है? संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए शर्म से बन रहा है शर्माना, तो ये क्या है? नाम धातु क्रिया है। ऐसे ही लाज, लाज भी एक भाववाचक संज्ञा है, लाज से लजाना। गर्म से गरमाना। अपना से अपनाना, अपना क्या है? अपना एक सर्वनाम है, और इससे क्या बन रहा है? अपनाना, ये एक क्या है? नाम धातु क्रिया है। ऐसे ही हाथ, हाथ भी संज्ञा है, हाथ से हथियाना। रंग से रंगाना। ऐसे ही बहुत तरीके के नाम धातु क्रिया हो सकते हैं, जो आपको बस ये ध्यान रखना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से कुछ भी शब्द बनेगा तो वो नाम धातु क्रिया होगी। शब्द मतलब कहने का मेरे यहाँ पर तात्पर्य है क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जितनी भी क्रियाएं बनेंगी वो सारी नाम धातु क्रिया होंगी। आगे बढ़ते हैं। कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या होती है? जब किसी मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली क्रियाएं कृदंत क्रिया कहलाती हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपको उदाहरण से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए पढ़, पढ़ एक मूल धातु क्रिया है, हम सब जानते हैं। अब देखिए इसके अंदर हम अलग अलग प्रत्यय जोड़ेंगे और उससे हम क्रिया बनाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर पढ़ के साथ अगर आप ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो पढ़ेगा पढ़ना, तो बनेगा पढ़ना। अगर ता जोड़ेंगे तो बनेगा पढ़ता, और कर जोड़ेंगे तो बनेगा पढ़कर। प्रत्यय क्या होता है ये मैंने भाग 1 में समझा दिया था, अगर आप भाग 1 देख लेंगे तो आपको प्रत्यय समझ में आ जाएगा। फिर इसी प्रकार है चल, चल के साथ अगर आप ना जोड़ेंगे तो चलना बन जाएगा, ता जोड़ेंगे तो चलता बन जाएगा, और कर जोड़ेंगे तो चलकर बन जाएगा। तो इस प्रकार ये क्रियाएं बन जाएंगी। अगर आप ये जो ना, ता, कर, ये सारे के सारे प्रत्यय हैं, प्रत्यय जोड़ेंगे तो आप कृदंत क्रिया बना पाएंगे। फिर आती है सजाते क्रिया। आपको जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि सजाते मतलब जो एक ही जाति की हों, है ना। तो उदाहरण के ये जो उसका परिभाषा देख रहे थे पहले हम, जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु से दो क्रियाओं को निर्माण हो तो उन्हें सजाती क्रिया कहते हैं। मूल धातु क्या है? पढ़, इसी से मैंने बनाया पढ़ाई, और इसी से बनाया पढ़ी। देखिए मैंने, आप ध्यान रखिए ये जो कृदंत क्रिया थी और सजाती क्रिया में क्या भेद है। देखिए इसमें मैं अलग अलग प्रत्यय लेके मैं क्रियाओं का निर्माण कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं एक ही मूल धातु से अलग अलग क्रियाएं बना रहा हूँ बिना किसी प्रत्यय के। ठीक है, पढ़ाई और पढ़ी।
इसी प्रकार लड़ से लड़ाई और लड़ी, इसी प्रकार से चढ़ से चढ़ाई और चढ़ी। ये होती हैं सजातीय क्रिया। फिर आगे है सहायक क्रिया। ये तो बहुत आसान है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कुछ भी नहीं होती, जो वाक्य के अंत में प्रयुक्त होती है, जो सहायता प्रदान करती है, वो बताती है कि ये जो वाक्य है ये किस प्रकार का वाक्य है, वो सहायक क्रिया होती हैं आसान शब्दों में। बाकी परिभाषा आप देख लीजिए। जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता के लिए अन्य क्रिया प्रयुक्त हो तो उसे सहायक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, रोगी ने दवा पी है, दादी ने कहानी सुनी थी, राकेश ने पुस्तक पढ़ ली, अमित ने खाना खाया है। तो ये जो है, थी, ली, है, ये जो अंत में लग रही हैं, जो सहायक क्रिया प्रदान कर रही हैं, ये सहायक क्रिया होती हैं जो सहायता के तौर पर काम करती हैं, बताती हैं वाक्य में कि वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। तो ये होती हैं सहायक क्रिया। तो जो हमने क्रिया के जो प्रकार देखे थे, उसमें दूसरा हमने प्रकार देखा था प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया, जो कि हमने खत्म कर दिया है। पहला है सामान्य क्रिया, फिर है संयुक्त, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, नाम धातु, कृदंत, सजातीय और सहायक। ये हमने सारा देख लिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके तीसरे भाग में चलते हैं, तीसरे प्रकार में चलते हैं, काल के आधार पर क्रिया। काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती हैं। काल मैंने आपको बताया था, काल का मतलब क्या होता है। काल का मतलब होता है समय, किस समय पे वो क्रिया दिखाया जा रहा है। जब क्रिया ये बताए कि उस वाक्य का क्या समय चल रहा है, तो वो काल के आधार पर क्रिया होती है। उदाहरण के तौर पर भूतकालिक क्रिया, जो पिछले, जो बीते हुए समय के बारे में बताए। वर्तमान कालिक क्रिया, जो अभी समय चल रहा है उसके बारे में बताए। और भविष्यकालिक क्रिया, जो भविष्य के बारे में बताए, भविष्य के समय के बारे में बताए, वो क्रिया भविष्यकालिक क्रिया होती है। हम ये एक एक करके देख लेते हैं। ये तो वैसे काफ़ी आसान है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ से शुरू होता है काल के आधार पर क्रिया। पहला है भूतकालिक क्रिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में किसी कार्य के होने का बोध हो, भूतकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण देख लीजिए। मोहन ने पुस्तक पढ़ी। पढ़ी मतलब उसने पहले पढ़ी है, भूतकाल में काम हो चुका है। बच्चे विद्यालय गए थे। मोनिका खाना पका चुकी होगी। पका चुकी होगी मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ कि उसने खाना पका लिया होगा, मतलब उसने काम कर लिया होगा भूतकाल में। और कृष्ण ने बांसुरी बजाई है। बजाई है मतलब अभी भी काम खत्म किया है, अभी बजा के खत्म किया है, तो भूतकालिक क्रिया। रवीना खाना पका रही थी। इसी प्रकार विजय अखबार पढ़ रहा था। सीमा ने कपड़े धोए। अब आपको धोए मतलब आपको लग रहा होगा कि ये वर्तमान में भी काम हुआ है, वर्तमान में नहीं। धोए मतलब उसने काम खत्म कर दिया, धो लिए। किसान ने हल से खेत जोता, मतलब काम खत्म कर दिया। राहुल ने खाना खा लिया होगा। सोहन तो अब तक जा चुका होगा, मतलब उसने काम खत्म कर लिया है। ये सारे जितने भी मैंने उदाहरण लिए हैं सारे भूतकालिक क्रिया के उदाहरण हैं। फिर आता है वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया मतलब जो अभी समय आपको ऐसे समय का बोध कराए जो अभी समय चल रहा है। क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए। राधा गाना गाती है। गाती है मतलब करती, अभी सामने गाना गाती है मतलब हमेशा गाना गाती रहती है वो। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं, सामने खेल रहे हैं, अभी कार्य हो रहा है। ग्वाले गाय चढ़ते हैं। कृष्ण बांसुरी बजाता है। अविनाश पुस्तक पढ़ता है। भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही होगी। कर चुकी नहीं होगी। देखिए, अगर मैं लगा दूं भारतीय टीम बल्लेबाजी कर चुकी होगी, मतलब काम उसने खत्म कर दिया होगा। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ, अब मान लीजिए अभी मुझे पता है और भारत और किसी दूसरी टीम के साथ मैच चल रहा है, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तुमने पूछा भाई मैच में क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि ना अभी ना भारतीय टीम अभी खेल रही होगी मतलब खेल रही है वो अभी, या भारतीय टीम खेल रही होगी या फिर दूसरी टीम खेल रही होगी, लेकिन अभी कार्य चल रहा है, कार्य खत्म नहीं हुआ है अभी। तो ये होगा आपका वर्तमान कालिक का, ना कि भूतकालिक का, है ना। फौजी भाई सीमा पर रहकर देश की रक्षा करते हैं। जिस आप जानते हैं ताते, जिसमें भी लास्ट में आता है ता ती ते, वो सारे के सारे वर्तमान काल के एग्जाम्पल होते हैं। पिताजी कार्यालय से घर आ रहे होंगे, रहे होंगे, है ना, रही होगी, ये सारे के सारे
अभी वर्तमान वर्तमान में काम में हो रहा है भी है। निहारिका कपड़े धो रही है। मनीष गेहूं की फसल मनीष गेहूं की फसल काट रहा है। यहाँ पर काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है। अब इसी प्रकार फिर आता है भविष्यत्कालिक क्रिया, मतलब भविष्य में जो काम अभी होगा। क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में अर्थात भविष्य में किसी कार्य के होने का बोध हो, भविष्यत्कालिक क्रिया कहलाती है। बोध हो भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर महेश विद्यालय जाएगा, मतलब अभी गया नहीं, जाएगा वो। सीमा खाना पकाएगी। शायद मैं कल जयपुर जाऊं, मतलब कल जाऊंगा, अभी तो नहीं, कल जाऊंगा। आप सभी अच्छे से पढ़ाई करना मतलब करोगे बाद में, अभी तो नहीं कर रहे हो, करोगे बाद में। कोरोना का प्रकोप चल रहा है, घर से बाहर मत निकलना, मतलब मैं बोल रहा हूँ घर से बाद में निकलना, मतलब बाद में निकल, काम तो बाद में होगा ना, अभी तो काम नहीं हो रहा है। घर से बाहर मत निकलना मतलब भविष्य में घर से बाहर मत निकलना, ठीक है। तो ये था भविष्यत्कालिक क्रिया। हमने 3 प्रकार की क्रिया पढ़ी इसके अंदर, भूतकालिक, ठीक है, वर्तमानकालिक और भविष्यत्कालिक क्रिया। ये होती हैं आपकी काल के आधार पर क्रिया। तो हमने ये सारी क्रिया पढ़ ली इसके अंदर, और जो हमने क्रिया देखी हैं, अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ लिया और आपने, मैंने पहले भी कहा था, अगर आपने ये वाली टेबल याद कर ली ये पूरी, तो आपको क्रिया से कहीं से भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी प्रश्न आए, आप ज़रूर कर लेंगे, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। क्रिया से लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हमेशा आप सही करके जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों हम इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे। चाहे आपको हिंदी पढ़नी हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या फिर आपको अंग्रेजी पढ़नी हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कमेंट खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। जो आप, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया है, अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप ऐसे पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।